आज फिजियोलॉजी के लेक्चर में आज हम हीमोस्टेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हीमोस्टेसिस है क्या, ठीक है। मतलब कि ब्लड लॉस की प्रिवेंशन को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जब भी हमारा किसी भी इंजरी की वजह से ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, हो रहा है, तो उस ऐसा मैकेनिज्म जो कि ब्लड लॉस को प्रिवेंट करे, उस मैकेनिज्म को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। अब इसकी आ जाती है स्टेजेस। सबसे पहले स्टेजेस, इसके 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है वस्कुलर स्पेजम, उसके बाद प्लेटिलर प्लग, उसके बाद ब्लड कागुलेशन और क्लोटिंग, उसके बाद है ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू टू क्लोज होल इन द वेसल्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम मस्कुलर स्पाज्म को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कहता है कि जब भी हमारा ब्लड वेसल को कट लग गया है तो फिर हमारी जो उसकी जो वाल्स होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका ब्लड जो जो फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है आउट ऑफ द वेसल्स, ठीक है। उसको हम मस्कुलर स्पेजम कहते हैं। मतलब कि ब्लड वेसल की कट की वजह से उसकी जो वाल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो फ्लो होता है वो आउट ऑफ द वेसल्स वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। इसकी काजेज क्या होती है? सबसे पहले है नर्वस रिफ्लेक्सेस। मतलब नर्वस रिफ्लेक्सेस जब भी आएंगे तो ये मस्कुलर स्पेजम काज होगा। नर्वस रिफ्लेक्सेस हमारी इनिशिएट क्या करते हैं? पेन इनिशिएट करते हैं। दूसरा काज है लोकल मायोजेनिक स्पेजम। मतलब कि लोकल कोई मायोजेनिक स्पेजम आ गया जो कि हमारा डायरेक्ट डैमेज को इनिशिएट कराता है किसी भी वेसल वाल को। थर्ड पॉइंट है वेसो कंस्ट्रक्टर थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज बाय प्लेटलेट। मतलब कि जब भी हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है इसकी वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, जब भी हमारे प्लेटलेट्स रिलीज़ करते हैं तो अब हमारा वेस्कुलर स्पेजम का होता है। अब हम प्लेटलेट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लेटलेट्स हैं क्या? ये एक माइन्यूट राउंड और ओवल डिस्कस होती है जो कि 2 से 4 माइक्रोमीटर डायमीटर में होती हैं, ठीक है। अब ये फार्म कैसे होती है? जब भी हमारे मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं उसकी फ्रेगमेंटेशन होती है तब ये प्लेटलेट्स बनती हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा डिस्कस किया जाए। इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, इसकी वजह से इसके रिप्रोड्यूस नहीं होती है। इसमें एक्टिनोमायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं और थ्रोम्बोक्सिन होता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होकर क्लोट की रिट्रैक्शन कराता है। इसमें एक रेजिडुअल ER और कोल्जिक अपरेटस होता है जो कि हमारे एंजाइम्स को सिंथेसाइज करके हमारा जो बॉडी के अंदर कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है। इसमें हमारे जो होते हैं एंजाइम सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि हमारी ATP को सिंथेसाइज करता है ADP से, ठीक है। इसमें एंजाइम सिस्टम होने की वजह से हमारी प्रोस्टोग्लैंडिन्स की सेंसिस हो जाती है। अच्छा, इसमें एक फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है जो कि हमारी फाइब्रिन मोनोमर्स की पॉलीमराइजेशन करता है, जिसकी वजह से वो फाइब्रिन थ्रेड्स बनाते हैं। उसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारे जो वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन कराता है। और हमारे जो स्मूथ वस्कुलर जो स्मूथ सेल्स और फेब्रोप्लास्ट होते हैं ये भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डैमेज जो होता है वस्कुलर वाल वो रिपेयर होता है। इसमें एक इस सरफेस में ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है, ठीक है, जो कि हमारे इंजर एंडोथेलियल सेल्स को एडहेर करके रखता है और हमारी जो एक्सपोज जो कोलेजन फाइबर्स को फॉर्म करता है डीप वेसल वाल को। अब इसमें हमारा एक फॉस्फोलिपिड्स होता है जो कि हमारा इंट्रिंसिक सिस्टम जो होता है ब्लड क्लॉटिंग का, उसको हमारा एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट में यूँ है कि इसकी मेम्ब्रेन में एडिलाइन साइक्लेज एंजाइम होता है जो कि हमारी साइक्लिक एडिनोमोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस कराता है, जो कि हमारी अदर जो प्लेटलेट्स की अदर एक्टिविटीज़ को क्या करता है? एक्साइट कराता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, ठीक है। पहला हमारा स्टेज हो गया वस्कुलर स्पेजम, उसके बाद है सेकंड फोर्थ। इसमें सबसे पहले है कि जब भी हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स के कांटेक्ट में आते हैं डैमेज वस्कुलर वाल में, तो वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें इरिटेटिंग प्रोसेस होता है, वो फिर स्टिकी हो जाते हैं। इसके बाद ये हमारी कोलेजन फाइबर्स के साथ स्टिक हो जाएंगे और ये हमारे ADP को सीक्रेट करके और जो हमारा सीक्रेट करते हैं थ्रोम्बोक्सिन को। उसके बाद होगा यूँ कि जो हमारे ADP और जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है वो एक्टिवेट हो जाता है नियर बाय प्लेटलेट्स की वजह से, जो इसको मतलब कि स्टिक टू स्टिक कर लगता है, प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है। उसके बाद होगा यूँ कि हमारी जो विशेष साइकिल है वो इंस्यूज होगी, जिसके बाद हमारे जो प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, फिर वो अकुमुलेट होकर प्लेटलेट प्लग बनाएगा जो कि हमारा जिस वेसल वाल पे होल होगा वहाँ पे ये बनना शुरू हो जाएगा।
अब सबसे पहले कि इसकी इम्पोर्टेंस है क्या है। प्लेटलेट प्लग जो होता है ये इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि ये हमारे जो वेजल्स होते हैं उनके क्लोज उनको होल को फिल करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब है क्लोटिंग फैक्टर्स, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लोटिंग कराते हैं। तो इसमें सबसे पहले फाइब्रोनजिन है, प्रोथ्रोबिन है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम है, लेबाइल फैक्टर, एक्सेलरेंट, स्टेबल फैक्टर, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए है, क्रिसमस फैक्टर या एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी, स्टू पावर फैक्टर होता है, प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिक एंटीसीडेंट एंटी हेमोफिलिक फैक्टर सी है, हाइजमन फैक्टर है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, पिलिकैलक्रिन है, हाई मॉलिक्यूलर वेट किनोजिन है और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब ये इधर चार्ट बना हुआ कि क्लोटिंग फैक्टर और उसके सिनोनिम है। जिसे हमारा जो फाइब्रोनजिन है इसको फैक्टर 1 कहते हैं, प्रोथ्रोबिन को फैक्टर 2 कहते हैं, टिश्यू फैक्टर को हम फैक्टर 3 कहते हैं और कैल्शियम को हम फैक्टर 4 कहते हैं। फैक्टर 5 में हमारा जो बताया कि लेबल फैक्टर आ जाता है। फैक्टर 7 में हमारा सेंटर प्रोथ्रोबिन आता है। 8 में एंटी हेमोफिलिक फैक्टर आ जाता है। 9 में हमारा प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, 10 में हमारा स्टूट पावर फैक्टर आता है और 11 में एंटी हेमोफिलिक फैक्टर सी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 12 में हाइजमन फैक्टर है, 13 में फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, उसके बाद पिलिकैलक्रिन जो है फ्लेचर फैक्टर इसको कहते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट किनोजिन को हम फिटगैट फैक्टर कहते हैं और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स कहते हैं। अच्छा, कोगुलेशन और क्लोटिंग है क्या। कहता है कि जब भी हमारा ब्लड वेसल जब भी हमारा ब्लड शेड हो जाता है फिर वो अपनी फ्लूइडिटी को लूज़ कर देता है, उसके बाद वो सेमी सॉलिड हो जाता है जिसको हम कोगुलेशन और क्लोटिंग कहते हैं। उसके बाद है प्रोकोगुलेंट्स। अब प्रोकोगुलेंट्स हैं क्या, वो सब्सटेंस जो कि हमारी कोगुलेशन को प्रमोट करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोकोगुलेंट्स। इसमें सारे क्लोटिंग फैक्टर्स आ जाएंगे, बाम्स आ जाएगा और हमारे फॉरेन बॉडीज़ की एडिशन आ जाएगी, थ्रोम्बिन आ जाएगा, विटामिन के आ जाता है और लिपिड्स आ जाते हैं। उसके बाद है एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स वो सब्सटेंस जो कि हमारी कोगुलेशन को अपोज करते हैं। उसमें लो टेम्परेचर है और हमारा अवॉइडिंग कांटेक्ट विथ रफ वेट सरफेस। उसके बाद हमारा कैल्शियम की रिमूवल और हेपरिन। अब पूछ रहा सवाल ये है कि वाई ब्लड जो होता है वो हमारे कोगुलेट बॉडी में नहीं होता, मतलब कि ब्लड हमारा बॉडी में कोगुलेट क्यों नहीं होता। इसमें कह रहा है कि जो हमारा जो ब्लड होता है ये हमारा वस्कुलर सिस्टम होता है वो इसको प्रिवेंट करता है कोगुलेशन में। इसमें 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले एंडोथेलियल सरफेस फैक्टर, इसमें सबसे पहले स्मूथनेस ऑफ एंडोथेलियम की वजह से, और सेकंड में हमारी जो ग्लाइकोकैलेक्स की जो लेयर होती है वो हमारे जो एंडोथेलियम को एब्जॉर्ब कर देती है, रिपेलेंट फैक्टर्स को, प्लेटलेट्स को। इसमें थर्ड जो है थ्रोम्बोमोडुलिन की प्रेजेंस की वजह से वो हमारा एंडोथेलियम को थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करके रखते हैं। उसके बाद ब्लड के रैपिड फ्लो की वजह से कोगुलेशन नहीं होती है। इसके अलावा इसमें हमारा प्रेजेंस ऑफ इंट्रावर्क एंटीकोगुलेंट जो होते हैं उनकी वजह से ये कोगुलेशन नहीं होती है। इसमें हेपरिन है, फाइब्रिन थ्रेड है, एंटी थ्रोम्बिन 3 है, अल्फा मैक्रोग्लोबिन है। अच्छा, इसमें हमारे हैं क्लिनिकल एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन सा यूज़ होता है। इसमें सबसे पहले हेपरिन है और दूसरा जो है कोलमान और वेफरिन है। ठीक है, अब इनको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करें। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड किया जा सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।